हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड मटेरियल रिवीजन आईएएस का है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने पार्ट 22 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब यहाँ पे हेड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी आज, और इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। क्या है अंदर, क्यों रहा न्यूज में, सब कुछ जानेंगे। और उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। यानी अकेडमी के 2021-22-23 के एस्पिरेंट्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर से। ये आपको 2022 के लिए भी बैच मिलेगा जो कि 1 साल का है। प्रॉपर शेड्यूलिंग आपको एडवांस में मिल जाएगी। साथ में 2023 के लिए बैच मिलेगा जो कि 2 साल का है। इसके लिए भी आपको बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स किस लैंग्वेज में कौन सब्जेक्ट लेंगे, ये सब कुछ अमेजिंगली तरीके से पहले से प्रिपेयर कर लिया गया है। करंट अफेयर्स के लिए सिंप्लीफाइड बैच होगा और ये आपके जो रास्ते में इतना हेल्पफुल होगा इस यूपीएससी की जर्नी में कि 360 डिग्री अप्रोच भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कौन सा ऑप्शनल, कौन से टीचर्स किस लैंग्वेज में लेंगे, ये सब कुछ एडवांस में प्रिपेयर है। और सबसे अमेजिंग तो ये कि यूपीएससी कॉम्बैट, अगर आप हर संडे 11 बजे खुद को एनरोल करते हो मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करके, तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप पाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है अनअकैडमी, जिसमें आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। मेरा फेवरेट है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, सब कुछ वट एवर यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन आपको इतना कुछ मिलेगा जितना आपको ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं मिल सकता। रही बात पैसों की, तो कोई बात नहीं, आप 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 0 प्रोसेसिंग फीस पे, बिना किसी हिडन चार्जेस दिए इतने ही पैसे को 1 साल में आराम से लौटाइए इंस्टॉलमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक यहाँ पे बात अलग से ये है कि अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करते हो तो आपको इन सब में 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब बात आपके लिए खुशखबरी ये कि ऐसे तो इसके प्राइजेस देखिए ये हैं, इस पे आप आज कल अगर लेते हैं 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में, तो ये समझ लीजिए कि आपको सब पे 10% ऑफ दिया जा रहा है। प्राइजेस ऑलरेडी 10% ऑफ है। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको सिर्फ आईएएस कोड यूज करने से मिलेगा। किसी भी क्वेरी के लिए सिर्फ आईएएस सेल्स मेरे टेलीग्राम पे मुझसे बात करिए, मैं आपको पूरा हेल्प आउट करूंगी इन कोर्सेज को लेने में। तो पहला जो टॉपिक है वो है द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। जानते हैं कि फिलहाल न्यूज में क्यों है। देखिए न्यूज में यह है कि रिसेंटली ब्राजील ऐसा 130वां कंट्री बन गया जिसने नगोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर लिया। चलो बढ़िया बात है, हो गया सब कुछ, अग्री वग्री हो गया। तो आप कहेंगे कि मैम ये नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या है, ये बता दीजिए। देखिए इसको 29 अक्टूबर 2010 में अडॉप्ट किया गया था नगोया में। नगोया कहाँ है? जापान में। ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है। ये फोर्स में आया 2014 में, और 90 डेज के बाद, 90 दिनों के बाद, आफ्टर द डिपॉजिट ऑफ द 15th इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ना, उसके बाद ये फोर्स में आया है। जब पूरा हो गया तो उसके 90 दिनों के बाद फोर्स में आया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि फेयर और इक्विटेबल तरीके से बेनिफिट्स जो कि ये रिसोर्सेज को यूज करके निकलते हैं, उन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो शेयरिंग हो, वो फेयर तरीके से हो, सबको बेनिफिट्स मिले। इसलिए यहाँ पे ताकि क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन होगा टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। मतलब एक ही कंट्री हर चीज को ना लेती रहे, सब कंट्रीज के बीच में यहाँ पे इक्विटेबल तरीके से बेनिफिट्स बंटने चाहिए, क्योंकि अर्थ सबका है। यूटिलाइजेशन के अंदर क्या क्या हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, जेनेटिक या बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का, एज वेल एज जो भी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस है उसका जो कमर्शियलाइजेशन है, सबका यूटिलाइजेशन में आएगा। अब देखिए जो नगोया प्रोटोकॉल है ये अप्लाई करता है जेनेटिक रिसोर्सेज पे, हाँ, और साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज पे भी, है ना, जो कि आपके जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है, that are covered by the CBD and the benefits arising from its utilization, सब कुछ ठीक है ना। अब मेन चीज यहाँ पे समझिए कि 3 जो कोर ऑब्लिगेशंस हैं इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के लिए, वो क्या है
एक है एक्सेस ऑब्लिगेशंस, दूसरा है बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन और तीसरा है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा, साथ में इसके चलना पड़ेगा, और जो एक्सेस से है वो शेयरिंग ऑब्लिगेशन है ना, कि सब लोग एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पे टूल्स एंड मैकेनिज्म की बात करें इस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, क्या है, देखिए इसमें नेशनल फोकल पॉइंट्स और कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश करा गया है, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन्स फॉर इंफॉर्मेशन, ग्रांट एंड एक्सेस और कोऑपरेट ऑन इश्यूज ऑफ कंप्लायंस के लिए यहाँ पे सर्व करेंगी। दूसरी बात, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के लिए अगर हम बात करें, शेयरिंग क्लियरिंग हाउस के लिए, ये क्या है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग किस लिए, ताकि जो की एस्पेक्ट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के उनको भी यहाँ सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद टारगेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो ये किस लिए है, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए थ्रू नगोया प्रोटोकॉल्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म, जिसका नाम है द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और अवेयरनेस रेजिंग होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह भी यहाँ पे होगा। तो काफी अच्छा है नगोया प्रोटोकॉल। और अब हम कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो हमने बताया ना आपको कि ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी का एम ये था टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और इसको अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2000 में, और ये फोर्स में आया 11 सितंबर 2003 में। उसके बाद नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आया ऑन लाइबिलिटी एंड रिड्रेस टू द Cartagena Protocol on Biosafety provides the international rules and procedures in the field of liability and redress related to LMO, मतलब Living Modified Organisms। ये फोर्स में आया 5 मार्च 2018 में। और उसके बाद जो है ये आया नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो हमने बात करी वर्किंग प्रोसीजर क्या है वो बता देती हूँ। जैसे जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे मतलब मान लो चूहे वगैरह, आपके बीज वगैरह, है ना, प्लांट्स वगैरह, तो ये जेनेटिक जो है रिसोर्सेज है, इसकी ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब अब हमारी भी तो काफी ट्रेडिशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज उसके साथ ऐसे होगा कि ट्रेडिशनल नॉलेज, फिर यहाँ पे प्रोवाइडर्स, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की जरूरत पड़ती है, बीइंग ग्रांटेड बाय द प्रोवाइडर टू अ यूजर। ठीक है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेनी होगी प्रोवाइडर के जो है, प्रोवाइडर जो देगा यूजर को, ठीक है, और म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स होंगे दोनों पार्टी के बीच में, प्रोवाइडर के बीच में भी, यूजर के बीच में भी, ताकि जो भी ये जेनेटिक रिसोर्सेज की शेयरिंग है वो प्रॉपर इक्विटेबल तरीके से हो और फायदा सबको दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं यूजर्स कौन है, अब यही सब जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगा ना, जो भी सामान बनाते रहते हैं, रिसर्च के लिए हो रहा है ये वो, तो ये होते हैं रिसोर्सेज, और जो है रिसोर्सेज और यूजर्स, और बीच में आपके प्रोवाइडर्स और यूजर्स। ठीक है, तो सब कुछ आते हैं इसमें। अब तैतोड़ हो, अच्छा हो, ऐसा ना हो कि बस एक तरफा यूजर्स यूज करते चले जाएं। तो ये कुछ कहानी है यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 टू 26। क्यों रहा न्यूज में, जानते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को रिलीज करा है। आइए कुछ बात जान लेते हैं मरीन टर्टल एक्शन प्लान के बारे में। देखिए, इसका एम ये है कि हम मरीन टर्टल्स को कंजर्व करेंगे, इनके हैबिटेट को कंजर्व करेंगे, ताकि हेल्दी मरीन इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सके। ठीक, गोल ये है कि हम स्पीशीज को कंजर्व करेंगे, उनके हैबिटेट को करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो पाए, है ना, सर्वाइवर को लेके मरीन टर्टल्स का। दूसरा ये कि हम अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे मरीन टर्टल्स की, उनके हैबिटेट्स की, कैसे, कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म के थ्रू, सबके साथ मिलजुल के अवेयरनेस बढ़ाएंगे, साथ में एजुकेशन देंगे कंजर्वेशन ऑन मरीन टर्टल्स और उनके हैबिटेट के रिलेशन में। लाइवलीहुड यहाँ पे बढ़ाएंगे कोस्टल कम्युनिटीज का, कैसे, सस्टेनेबल इकोसिस्टम को प्रमोट करके। साथ में नेशनल
रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ाएंगे मरीन टर्टल कंजर्वेशन की फील्ड में। अब मरीन टर्टल जो इंडिया के अंदर है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 7 में से 5 स्पीशीज जो सी टर्टल्स की हैं, ये जानी जाती है कि इंडियन कोस्टल वाटर्स और आइलैंड में देखने को मिलती हैं। वो 5 हैं। एक है, बहुत सुना होगा, ऑलिव रिडले टर्टल्स, फिर एक हो गई ग्रीन टर्टल्स, फिर हो गए हॉकबिल टर्टल्स, फिर हो गए आपके लॉगर हेड, और साथ में लेदर बैक टर्टल्स। इंडिया को जाना जाता है कि ये लार्जेस्ट जाना जाता है, मतलब ये यहाँ पे समझिए बहुत सारे नेस्टिंग पॉपुलेशन है ऑलिव रिडले टर्टल्स की, और आप जानते हैं हम कितना प्रोटेक्शन इसका करते भी हैं। अब ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं अलॉन्ग विथ कैम्प्स रिडले टर्टल्स, इनको जाना जाता है अपनी मास नेस्टिंग के लिए, जिसे बोलते हैं यहाँ पे अरीबदा, जहाँ पे हजारों फीमेल्स एक साथ आती हैं सेम बीच पे और अपने एग्स को देती हैं। उसके साथ गाही माथा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रुड़की है ऑफ ORT, मतलब ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। उसके बाद दूसरे वाले जो थे लेदर बैक्स, लेदर बैक से लार्जेस्ट है इन सातों स्पीशीज में सी टर्टल्स की, और ये हर एक ओशन में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के हर जगह पे पाए जाते हैं। इंडिया के ओशन में बात करें, इंडियन ओशन में बात करें तो ये नेस्ट करते हैं सिर्फ इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। लॉगर हेड टर्टल्स के अलावा जो बाकी की 4 स्पीशीज हैं वो नेस्ट करती हैं अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया में। इंपॉर्टेंस क्या है मरीन टर्टल्स की? देखिए, इनको फ्लैगशिप स्पीशी माना जाता है कई सारे मरीन हैबिटेट्स के लिए, जैसे कि कोरल रीफ, सी ग्रास मीडोज वगैरह वगैरह। काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका है बिहेवियर को शेप करने में और लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स में प्रे स्पीशीज की और प्रेडेटर्स की, जो काफी क्रिटिकल हो गए हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ, मतलब जो काफी क्रिटिकल होते हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिशरीज इन द रीजन। ठीक है, अब देखो काफी अच्छा रोल ये निभाते हैं कंट्रोल करने में प्रे की पॉपुलेशन को, है ना, सपोर्ट करने में कोस्टल वेजिटेशन को, कैसे? इनकी हैचिंग्स के थ्रू। इनका जो प्रेजेंस है वो दिखाता है कि मरीन इकोसिस्टम काफी हेल्दी है और एक सोर्स है रेवेन्यू का फॉर लोकल कम्युनिटीज थ्रू टूरिज्म। हेल्दी होगा तो टूरिज्म हो गई। अच्छा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स उठाए गए हैं? देखिए, ये जो 5 तरह की स्पीशीज है सी टर्टल की, इनको प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी इंक्लूड करा है मरीन टर्टल को एज वन ऑफ द 22 स्पीशीज फॉर टेकिंग अप फोकस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत। इंडिया ने आइडेंटिफाई करे हैं इन सारे तरह के इंपॉर्टेंट सी टर्टल की नेस्टिंग हैबिटेट को काफी इंपॉर्टेंट कोस्टल और मरीन डाइवर्सिटी एरिया के तौर पे इंडिया का, और यहाँ पे इंक्लूड करा है इन्हें कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंदर। तो हमने इतनी तो बात कर ली इसकी। अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी जानते हैं। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मरीन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट ऑफ द इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये जो है ये इंडिया सिग्नेटरी है इसका। किसका? इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता दे रही हूँ ना, IOSEA। ठीक है, ये इसका जो है मतलब इंडियन ओशन एंड द साउथ ईस्ट एशिया मरीन टर्टल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे इसको, MOU बोलेंगे। तो इंडिया सिग्नेटरी है इसका। लॉन्च किया गया नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 से 26 तक के लिए, है ना, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है तो इसने इसके तहत ये लॉन्च किया है अपना, देख सकते हैं आप कि नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को हमने लॉन्च किया है। एम ये है IOSEA का, ये जो इसका अग्रीमेंट है इसका एम ये है कि हम मेंटेन और रिकवर करेंगे मरीन टर्टल की पॉपुलेशन, कोऑपरेशन को बढ़ा के गवर्नमेंट्स के बीच में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो इस कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हैं। कुछ 6 स्पीशीज इस मरीन टर्टल की कवर करी जाती है IOSEA के द्वारा। पहली है आपकी लॉगर हेड, दूसरे है ऑलिव रिडले, तीसरे है ग्रीन, चौथे है हॉकबिल, पांचवे है लेदर बैक, और उसके बाद आते हैं फ्लैट बैक, है ना, डेटेड फिश। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो सारे जो हैं ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं टू माइग्रेट एंड नेस्ट विद इन द
IUSEA रीजन, इस रीजन में सारे के सारे देखने को मिलते हैं। IUSEA समझ गए ना क्या है? इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करता है उन वाटर्स पे और कोस्टल स्टेट्स पे इंडियन ओशन की और साउथ ईस्ट एशिया की और आसपास के एरियाज जो सीज है उनकी, जो एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड टू द टॉरस स्ट्रेट। ये एग्रीमेंट एरिया जो है माना जाता है कि कुछ 45 रेंज स्टेट्स को कवर करता है और इम्प्लीमेंटेशन पर्पस के लिए एरिया को डिवाइड करा गया है 4 सब रीजन्स में। पहला है साउथ ईस्ट एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा हो गया आपका नॉर्दर्न इंडियन ओशन, तीसरा हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन और आखिरी में वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब खतरा क्या है ये समझ लेते हैं। अगर हम थ्रेड्स की इनके बात करें तो एक तो ऑनशोर हो गया और एक ऑफशोर हो गया। ऑनशोर में बात करें तो देखिए इनका नेस्टिंग जो बीच है उसका लॉस हो रहा है। जैसे नेचुरल कॉजेस के क्या है कि इरोजन हो रहा है, शिफ्टिंग सैंड है, ठीक है, इन्वेजन है, साइक्लोन्स हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये तो नेचुरल कॉजेस है इनके नेस्टिंग बीच के खत्म होने के। और भैया एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या है? जैसे कि कॉस्वोरिना, प्लांटेशन, सैंड माइनिंग वगैरह वगैरह। दूसरा अगर हम देखें ऑन शोर की बात करें तो कोस्टल डेवलपमेंट क्या है कि भाई डिस्टर्बेंस एंड लॉस देखने को मिलता है इनके नेस्टिंग बीचेस में ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, जेटीज, रिसोर्ट्स या इंडस्ट्रीज की वजह से। पोल्यूशन मैंने आपको बताया लाइट पोल्यूशन होता है और मरीन प्लास्टिक बहुत दिखता है, जो कूड़ा पोल्यूशन जो कूड़े से होता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट करके, फिश लैंडिंग से, रिसोर्ट या टूरिज्म एक्टिविटीज से आसपास में बीच के ये। और एक दिक्कत ये इनके ऑनशोर में ये है कि नेस्ट प्रिडेशन, मतलब जो वाइल्ड प्रेडेटर्स होते हैं जैसे कि आपके वाइल्ड पिग्स हो गए, है ना, ये सब जो है एज वेल एज बाय द फीमेल और डोमेस्टिकेटेड डॉग्स के थ्रू जो है काफी ये वाइल्ड प्रेडेटर्स का काम करते हैं। दूसरी बात करेंगे ऑफशोर, तो ऑफशोर में पहला है फिशिंग रिलेटेड मोर्टालिटी, मतलब बाय कैच। क्यों? क्योंकि आसपास में फिशिंग होती है तो गलती से ये भी आ जाते हैं साथ में। दूसरा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की बात करें तो देखो ऑयल है ना, ऑयल ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कैसे? ऑयल स्पिल्स के थ्रू। डिसबैलेंस होता है ड्यू टू एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ वेसल्स। और बाकी पोल्यूशन की बात करें तो प्लास्टिक और ऑयल, मतलब ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, प्लास्टिक वगैरह जो सीवेज वगैरह की गंदगी है वो हो गए, और साथ में फाइब्रो पैपिलो मेटोसिस, है ना, ये वाटर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, डिजीज है ये एक तरह का। तो ऑन शोर और ऑफ शोर जो दोनों ही खतरे हैं इन्हें सी टर्टल्स इंडिया के अंदर झेलते हैं। अब टर्टल स्पीसीज और उनका IUCN स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलिव रिडले टर्टल्स को वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है, वही जगह ग्रीन टर्टल्स को एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। हॉक्सबिल टर्टल्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है और लेदरबैक को वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। लॉजर हेड को यहाँ पे वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। तो हमने ये सारी की सारी कहानी की बात कर ली। अच्छा, जब सबसे ऊपर हम IOSEA की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया था कि 6 स्पीशीज ऑफ मरीन टर्टल आर कवर्ड बाय IOSEA, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी स्पीशीज जो है बताई थी, वो एक कुछ नहीं, नथिंग। चलिए आइए अब मरीन टर्टल हैबिटेट इन इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, मरीन टर्टल हैबिटेट इन इंडिया, तो देखिए टर्टल का नाम बताऊंगी और उसका हैबिटेट बताऊंगी। जैसे ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो आपको उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उड़ीसा में खासकर ये देवी रिवर के आसपास, है ना, और ऋषिकुलिया और गही माथा रिवर के आसपास देखने को मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार में ये बहुआ में मिलते हैं, मुही गोहन और कियांग बीचेस में मिलते हैं, लिटिल निकोबार आइलैंड जिसे बोलते हैं, कच्छ हर्ट बे में मिलते हैं मिडिल अंडमान में, लक्षद्वीप आइलैंड में ये सुहेली आइलैंड में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी रिवर माउथ में मिलते हैं, साथ में कापा सुकुदी जो आपका बहुधा रिवर माउथ है ना, श्रीकाकुलम, वहां मिलते हैं, और साथ में बीचेस जो आपके कृष्णा रिवर के आसपास है, पेनेरू रिवर माउथ पे है, वहां मिलते हैं। पुडुचेरी में बताऊं तो नल्लावेदु, पन्नीतिट्टू,
नारंबी और मूर्तिको पम विलेजेस जो है पुडुचेरी के वहां मिलते हैं, और कुछ अरासरा रिवर के आसपास भी मिलते हैं। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगे और चेन्नई कोस्ट में मिलेंगे। गुजरात की बात करूं तो वेस्टर्न सौराष्ट्र कोस्ट, जूनागढ़, जामनगर और पोरबंदर में मिलते हैं। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग कोस्ट, रायगढ़ और रत्नागिरी में मिलते हैं। वही जगह गोवा की बात करें तो गालगी बागा बीच जो साउथ गोवा में है वहां पे मिलते हैं। तो ऑलिव रेडेड टिल्डे बताया आपको मैंने, टर्टल बताया आपको मैंने। लेदरबैक टर्टल की बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। आपके गालाथिया बे, इंदिरा पॉइंट, हिंगोई, एलेक्जेंड्रिया, डागमर, रेनहोंग बीचेस में मिलते हैं जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के हैं। लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है इंडिया का। वही जगह बहुआ, मुहिकोहन, कियांग बीचेस लिटिल निकोबार आइलैंड के अंदर है, ये मिलते हैं यहाँ पे। वेस्ट बे, जैक्सन क्रीक बीचेस और लिटिल अंडमान आइलैंड में मिलते हैं। वही जगह आपका कच बर्ड बे मिडिल अंडमान में मिलते हैं। हम सो सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है और इसकी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आपको पीडीएफ। इसके लिए तो रियली अगर कोई दिक्कत हुई तो रियली सॉरी फॉर दिस। उसके बाद आपका मैं बात करूं तो हॉक जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में मैंने बताया, लक्षद्वीप आइलैंड में सुहेली आइलैंड में मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे बहुआ, मुहिकोहन, कियांग बीचेस जो लिटिल निकोबार आइलैंड है वहां मिलते हैं। कच और ये सॉरी कटबर्ड बे जो मिडिल अंडमान है वहां मिलते हैं, और साउथ रीफ आइलैंड जो मिडिल अंडमान है वहां मिलते हैं। और जो ग्रीन टर्टल है उनकी बात बताऊं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुआ, मुहिकोहन, कियांग बीचेस में मिलेंगे, साथ में कुबट बे मिडिल अंडमान में मिलेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड में लगून जो लक्षद्वीप आइलैंड के जैसे कि अगाती, कदमत, कवारत्ती और दूसरे आइलैंड है वहां मिलते हैं, साथ में सुहेली आइलैंड में मिलते हैं। तमिलनाडु की बात करूं तो वहां पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। गुजरात में ये वेस्टर्न सौराष्ट्र कोस्ट, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर जो है वहां मिलते हैं। और महाराष्ट्र में ये सिंधुदुर्ग कोस्ट जो कि रायगढ़ और रत्नागिरी है वहां मिलते हैं। अब इससे रिलेटेड न्यूज में कुछ आपको बताती हूँ। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक मरीन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस को रिलीज करा। ये एस्टिमेट करा गया कि 9,000 से 10,000 सेटासियंस के बीच में जो है इनको बाइकआउट किया जाता है भाई एनुअली अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये जो है मर्चेंटाइल वेसल में ये अपने आप जो है ये 9,000 से 10,000 जो सेटासियंस हैं ये कैच हो जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज के बीच में, जो कि ये रिस्पॉन्ड करें मरीन मेगाफोना स्ट्रैंडिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट इश्यूज को सपोर्ट करें, साथ में शेयर करें डेटा को और इससे प्रोवाइड करें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड जो ये गाइडलाइंस है ये प्रोवाइड करेगी गाइडेंस भी, ताकि मैनेजमेंट करें प्रॉपर तरीके से मरीन मेगाफोना को स्टैंडर्ड ऑन द शोर और एनट्रैप्ड इन द शैलो वाटर बेस, या पोटेंशियली या वापस से जो भाई सी में वापस नहीं लौट पा रहे हैं या जबरदस्ती बाय मिस्टेक जो है वो पकड़ लिए गए हैं, है ना। तो मतलब इन लोगों को तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम हो ही जाती है। अब नहीं चाहते हैं कि जो है भाई पकड़े जाए, लेकिन तब भी पकड़ जाते हैं। तो भाई ये है यहाँ पे हमने जिसके बारे में पूरी तरीके से बात करी। तो मैं आपको बस